नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की आय को 2022-23 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है ताकि देश के किसानों को समृद्ध किया जा सके। इस कड़ी में कई योजनाएं भी सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, जिनमें किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन के अंतर्गत लागत मानक और सहायता, कृषि विपणन, चारा और चारा विकास योजना, डेयरी उद्यमिता विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पशुधन बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और अन्य सिंचाई योजनाएं। और भी कई योजनाएं हैं जिनका मकसद किसानों की हालत को सुधारना है। लेकिन देश में कुछ ऐसे प्रगतिशील किसान भी हैं जिन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो खुद तो अपने आप को सबल बना ही रहे, साथ ही दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। हमारे देश की कुल जीडीपी में खेतीबाड़ी 17 से 18% योगदान देती है। पशुपालन 4 से 5% योगदान देता है, जबकि देश की कुल आबादी का 65 से 70% जो भाग है वो खेतीबाड़ी के काम धंधों से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि खेतीबाड़ी और पशुपालन पर खास ध्यान दिया जाए, तो देश की जीडीपी में किसान और अधिक योगदान दे सकते हैं। देश में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, उद्योगों का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे खेती योग्य जमीन भी कम होती जा रही है। लेकिन जैसे जैसे खेती करने योग्य जमीन का आकार घट रहा है, वैसे वैसे नई तकनीक और खाद बीजों का भी इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। लेकिन अधिक फसल लेने की चाहत में पेस्टिसाइड का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे अनाज की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ बहुत सारे किसान अभी भी पारंपरिक खेती पर ही निर्भर हैं, जिससे उनकी पैदावार बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है। ऐसे में खबर फास्ट की ये कोशिश है कि किसानों को उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए जागरूक किया जाए। कैसे वो कृषि के उन्नत तरीके अपना सकते हैं, पेस्टिसाइड की बजाय नेचुरल तरीके से जमीन को उपजाऊ कैसे बनाया जा सकता है, सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है, इसको लेकर हम आज ऐसे प्रबुद्ध किसानों और अधिकारियों से बातचीत करेंगे जो हमारे किसान भाइयों और किसान बहनों के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो आपको बता दें कि कृषि में जो हमारी लागत है, उस लागत से पैदावार की बात करें तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उस पैदावार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कौन से तरीके किसान अपना सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर किसी के पास बहुत थोड़ी ज़मीन है तो वो उस ज़मीन में और ज़्यादा फसल को कैसे उत्पादित कर सकता है, कैसे खेतीबाड़ी के साथ साथ वो सब्जियों का उत्पादन कर सकता है, फल फूलों का एक अपनी ज़मीन में जो है रोपाई करके कैसे उनसे ज़्यादा पैसा कमा सकता है, पशुपालन भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, उसको लेकर कैसे अपने आप को उन्नत बना सकता है। ये तमाम वो बातें हैं जो एक किसान को अगर उनके बारे में पूरी जानकारी हो तो वो देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान अपनी तरफ से दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के जो किसान हैं वो इतने ज़्यादा जागरूक जागरूक नहीं हैं, जिसके चलते उनकी जो मेहनत है उसका फल उन्हें मिलता हुआ नजर नहीं आता। तो आज हम कोशिश करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए कि हमारे किसान भाइयों को जागरूक किया जाए ताकि वो अपनी ज़मीन है उसमें बहुत बढ़िया पैदावार कर सकें, और कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं जिससे अपनी खेती को और ज़्यादा उन्नत किया जा सकता है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं पहले आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ दीन मोहम्मद खान हैं जो कि जिला उद्यान अधिकारी हैं नूह से। दीन मोहम्मद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। अरुण कुमार है, प्रगतिशील किसान हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जयकरण खरक हमारे साथ हैं जो प्रगतिशील किसान है, वर्मी कंपोस्ट निर्माण करते हैं और लोगों को इसके लिए जागरूक भी करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो दीन मोहम्मद जी आपके पास आऊंगा। सरकार की तरफ से कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। चलिए, दीन मोहम्मद जी तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही। मैं जयकरण जी, हम देख रहे हैं कि जी, आज पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है खेती बाड़ी के जितने भी हम उत्पाद तैयार करते हैं उनमें। लेकिन आपने एक अलग मुहिम चलाई, जहां तक मेरी जानकारी है वर्मी कंपोस्ट आपने वो तरीका इजाद किया। हालांकि उसके जरिए आप खुद तो अच्छी फसल पैदा कर रहे हैं, बाकी दूसरे और किसानों को भी आप प्रेरित कर रहे हैं। तो ये कितनी लाभदायक है किसानों के लिए, और किस तरह से वो उसको तैयार कर सकते हैं और अपने आप को एक प्रगतिशील किसान की श्रेणी में लाकर देश की उन्नति में अपना भरपूर योगदान दे सकते हैं।
बात है आपकी सर। मैं ये ऑर्गेनिक खेती करता हूँ और मैं जो खाद तैयार करता हूँ वो खाद अपने घर पे तैयार करता हूँ। जी। इसके लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आज के किसान को अगर हम नुकसान से घाटे से उबारना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि हम किसान को आत्मनिर्भर बनाएं। इस आत्मनिर्भर बनाने की श्रेणी में जब तक किसान अपने घर से खाद दवाइयां जिनका प्रयोग नहीं करेगा तब तक वो आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। जी। सरकार कहती है कि किसानों की इनकम दुगनी करेंगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि दो ही बातें हो सकती हैं। या तो किसानों की फसल के दाम दुगने कर दिए जाएं या उनका खर्चा जो वो कम कर दिया जाए। जी। तो मैं जो करता हूँ, मैं अपने आप आत्मनिर्भर बना हुआ हूँ। मैं जो अपने पशुओं के मलमूत्र है, गोबर वगैरह है, घास फूस है, पेड़ पौधों के पत्ते हैं, उनके माध्यम से खाद बनाता हूँ। उन्हीं का प्रयोग अपने खेतों में करता हूँ। जी। इससे जो फसल मुझे मिलती है वो उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। और गेहूं तो लगभग 4 और 4,500 रुपये क्विंटल मेरा गेहूं बिकता है। ऐसे में मुझे डबल इनकम होती है। हालांकि पैदावार थोड़ी सी कम होती है लेकिन इनकम डबल हो जाती है। तो जो किसान भाई आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं वो वर्मी कंपोस्ट थोड़े से खर्चे में तैयार होने वाला खाद है। इससे किसान को काफी लाभ हो सकता है। दूसरा, हम किसान ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले हैं। हमारे पास में ढेर पड़े हैं कूड़ा करकट के, गोबर के, गंदगी के, कचरे के। इनसे भी निजात पाया जा सकता है। तो जो किसान भाई इसके माध्यम से अपना खाद खुद तैयार करते हैं वो सबसे ये आत्मनिर्भर बन जाते हैं। और ऐसे किसान जो आत्मनिर्भर बनते हैं उनकी जो इनकम होती है वो शुद्ध लाभ होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं होता। दूसरा, आज पशुओं की संख्या भी कम होती जा रही है क्योंकि लोग केवल दूध के लिए पशु को रखते हैं। उससे पशुओं से दूध के अलावा भी हम लाभ ले सकते हैं क्योंकि इससे हम घर पे अपने बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं, गैस बना सकते हैं। दूसरा, हम इससे खाद बना सकते हैं, बेहतरीन खाद तैयार होती है जिसमें हमारा कोई खरपतवार के बीज नहीं होते। तो इस तरीके से जब हम खाद बनाते हैं तो पशुओं का काफी योगदान होता है। और जो हम अन्न तैयार करते हैं वो अन्न बिना किसी पेस्टिसाइड के, बगैर किसी रासायनिक के वो तैयार करते हैं जिससे खाने वाला जो जीव है, चाहे वो इंसान है, पशु है या कोई भी जीव उसको खाता है तो उसको कोई भी नुकसान नहीं होता। आज हमारे देश की हालत ये है कि हम जो अन्न निर्यात करते थे उसपे काफी हद तक रोक लगी हुई है, खासकर हमारे चावल पे। उसका कारण क्या है कि हमारे अन्न में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड आ गए हैं। आज का किसान केवल दवाइयों पे और स्प्रे पे ज्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। हमें संतुलित खाद की आवश्यकता है और ये संतुलित खाद हम अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा तो कोई और दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। जयकरण जी, आपके पास आऊंगा। और आपने जो ये आयाम स्थापित किया है, इस आयाम तक पहुंचने में आपको वक्त कितना लगा और कितना खर्च आया था? कि लोगों को एक भ्रम रहता है कि बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन आपने कितने समय में यहाँ तक पहुंचने में जो आपको कठिनाइयां आई या जो आपने काम किया, कितना वक्त लगा और कितने खर्च में सारी चीजें शुरू हुई? आपके पास आऊंगा। मैं दीन मोहम्मद जी के पास चलूंगा। दीन मोहम्मद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी दीन मोहम्मद जी, बागवानी को लेकर बात करेंगे, उद्यान को लेकर बात हम करेंगे। ये उद्यान जो विभाग है, बागवानी जो विभाग है, वो कितना ज्यादा किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है और जो योजनाएं हैं वो योजनाएं किसानों तक कैसे पहुंच सकती हैं ताकि उनको इन योजनाओं का लाभ उठाने में आसानी हो? क्योंकि सबसे ज्यादा जो कमी देखते हैं किसानों में वो जागरूकता की कमी है या फिर उन तक उन योजनाओं का न पहुंचना। दो बड़ी बातें होती हैं। कितना सरल है इन योजनाओं का पहुंचना और कितना बेहतर है किसानों के लिए सब? सबसे पहले मेरा सभी किसान बहन भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि आपने पूछा कि सरकार कौन कौन सी योजनाएं किसान बहन भाइयों के लिए चला रही है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए और किसानों की इनकम को 2022 तक दोगुना करने के लिए विभिन्न विभिन्न योजनाएं चलाई हुई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना है
कि हम पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कम से कम पानी से ज्यादा फसल कैसे ले सकते हैं। जी। इससे हमारा ना सिर्फ फसल अच्छी होती है बल्कि उसकी गुणवत्ता भी अच्छी आती है, पानी भी बचता है, और आगे जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है या कमिंग ईयर्स हैं उसमें हमें पानी भी बचत करके उनको देना है। जी। ये अभी एक हरियाणा सरकार ने एक नई योजना चालू की है जिसका नाम है मेरा पानी मेरी विरासत। इस योजना के अंतर्गत सरकार उन किसानों को प्रोत्साहित कर रही है जो चावल की खेती छोड़ के दूसरी फसल उगाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं और पानी बचाने की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। जी। तो इसमें सबसे पहले किसान भाइयों को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ ही उनके खाते में 2,000 रुपए आ जाएंगे। फिर उसके बाद जब वो दूसरी फसल लगा देंगे और उसकी वेरिफिकेशन होगी तो 5,000 रुपए और आ जाएंगे। तो 7,000 रुपए सरकार सभी किसान बहन भाइयों को जो धान छोड़ के दूसरी फसलों की तरफ आ रहे हैं इंसेंटिव दे रही है। जी। फिर उसके साथ ही अगर आप सब्जी की खेती करते हैं तो 8,000 रुपए प्रति एकड़ आपको सब्जी की खेती के लिए दिया जाता है। अब इसमें प्रश्न आता है कि भाई ये योजना कितनी सरल है, किसानों तक कितने प्रभावी ढंग से पहुंच रही हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये सारी योजनाएं ऑनलाइन है। कोई भी किसान बहन भाई अपने घर बैठे अटल सेवा केंद्र से या किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर से या किसी भी साइबर कैफे से या अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से इन पे रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होती है उस किसान बहन भाई का डाटा, जमीन, गांव, पूरा पता संबंधित अधिकारी के पास पहुंच जाता है और वो उनकी रजिस्ट्रेशन के साथ ही रिवेन्यू डिपार्टमेंट से ये कंफर्मेशन होती है कि उन्होंने पिछली साल इसमें धान लगाया था या नहीं लगाया था। अगर उन्होंने पिछली साल उसमें धान लगाया है, ये कंफर्म हो जाता है, तो कंफर्म होते ही 2,000 रुपए उनके खाते में चले जाते हैं। फिर एक टीम है जिसमें एग्रीकल्चर अधिकारी हैं, पटवारी हैं और बागवानी अधिकारी हैं। ये सब मिलके उस खेत का निरीक्षण करते हैं क्या उसने धान छोड़ के कोई दूसरी फसल लगा ली है। अगर किसान बहन भाई दूसरी फसल लगा लेते हैं तो फिर 5,000 रुपए उनके खाते में चले जाते हैं। जी। और कोई भी किसान बहन भाई अगर बाग लगाना चाहता है तो हमारी सरकार किसानों के लिए किन्नू, मौसमी, अमरूद, बेर, अनार, इन सब पे अमरूद, आम, जो भी किसान भाई अपनी उससे इच्छा से बाग लगाना चाहते हैं उनके लिए 12,000 से लेके 20,000 रुपए तक प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि दी जाती है। जी। और जो भी किसान भाई बागवानी से जुड़े हुए हैं जिनके पास थोड़ी जमीन है, वो बड़े ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते हैं, तो उनके लिए सरकार 1,00,000 रुपए तक की अनुदान राशि देती है छोटे ट्रैक्टर खरीदने पे। जी। अगर आप स्प्रे पंप खरीदते हो तो आपको 50% अनुदान राशि मिलती है। अगर आप नेट हाउस लगाते हो, मशरूम यूनिट लगाते हो, तो नेट हाउस का आपको 65% सब्सिडी है, मशरूम यूनिट पे आपको 50% अनुदान दिया जाता है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से, देखो नेट हाउस की एक बहुत अच्छी स्कीम है जो हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं, आवेदन करते हैं या जोमेटो वगैरह दूसरी छोटी छोटी जगह नौकरी करते हैं। मेरी उनको सलाह है कि वो अपनी खेती पे ध्यान दें और अगर 1 एकड़ में वो नेट हाउस लगाते हैं तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए प्रति एकड़ कमा सकते हैं। जी। दूसरा, जैसा अभी जयकरण जी बता रहे थे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, तो मैं उनको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूँ कि हम लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान देना चाहिए। उससे ना केवल हम अपने खाद की, दवाइयों की बचत करेंगे बल्कि अपने और दूसरे जो हमारे भाई हैं उनके अस्पताल के बिलों की भी बचत करेंगे।
जो हमारी सारी समस्याएं हैं वो ये जो जहर हम खेती में छिड़क रहे हैं उसको लेकर ही है, चाहे वो किडनी फेलियर हो, चाहे लीवर हो, चाहे दिल की बीमारी हो, चाहे हाई बीपी हो, ये सब उसी से होते हैं। और जयकरण जी ने जैसे कहा था कि भाई गोबर के ढेर पड़े चारों तरफ, तो वो भी मैं इस आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर वो सारे गोबर के ढेर हमारे केचुआ यूनिट में तब्दील हो जाते हैं तो हमारे सारे गांव स्वच्छ हो जाएंगे, कोई मच्छर नहीं पलेगा, कहीं मलेरिया नहीं होगा, कहीं डायरिया नहीं होगा, कहीं डेंगू नहीं होगा। जी। ये बहुत थोड़ी सी स्कीम है। इसके बाद मैं और आपको दूसरी स्कीमें बताता हूँ कि अगर किसान भाई अपने खेत में ड्रिप सिस्टम लगाते हैं जी। यानी माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाते हैं या फुहारा सिस्टम लगाते हैं, तो उस पे हरियाणा सरकार ने 85% अनुदान सभी किसान भाइयों के लिए किया हुआ है और 100% अनुदान 36 ब्लॉक हैं जिनमें पानी की बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रखा है, जिनको हम ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक कहते हैं या डार्क जोन कह रहे हैं जी। उनमें, और एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नूहू में 100% अनुदान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। जी। किसान को सिर्फ और सिर्फ जीएसटी का भुगतान करना है। बहुत बढ़िया जानकारी दीन मोहम्मद जी आपने दी है, जो किसानों के लिए वाकई में कारगर साबित होगी। अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेहताब सिंह कादयान भी जुड़ गए हैं, जो कि प्रगतिशील किसान हैं, बागवानी से जुड़े हुए हैं। मैं पहले तो मेहताब जी आपका भी स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम में, और सवाल अरुण कुमार जी से। अरुण कुमार जी, आपसे पहले जानेंगे कि आपने कौन से क्षेत्र में काम बेहतर किया जिससे एक पहचान आपको मिली, और वो काम जो आपने किया दूसरे किसान भाइयों के लिए बहुत बेहतर हो सकता है, उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। अरुण जी। किसान भाइयों नमस्कार, मैं अरुण कुमार गांव मनोली से का रहने वाला हूँ जी। और आज हमारे गांव के अंदर जो खेती हो रही है वो सबसे अलग हटके है। यहाँ पर स्वीट कॉर्न की खेती बहुत ज्यादा होती है। हमारे गांव के अंदर ड्रिप इरिगेशन है, हमारे गांव के अंदर एसी मशरूम फार्म लगे हुए हैं, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन का बहुत बड़ा हब हमारा गांव बना हुआ है जी। आज से ये जो सफर की शुरुआत 2001 से हुई थी, जब हमने पहली बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। उससे पहले हमारे गांव में कोई ये नहीं जानता था कि चेक क्या होता है। चेक पहली बार 2001 में आया जब हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। स्वीट कॉर्न की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमने स्टार्ट की थी। उससे पहले हमारा गांव पूरा धान और गेहूं का क्षेत्र होता था। 100% खेतों में धान और गेहूं होते थे। 2001 से हमारे दिमाग में ये बात आई कि जैसे जैसे पानी का दोहन हो रहा है और जिस तरह से पानी की वेस्टेज हो रही है, तो कुछ दिनों के बाद तो ये पानी खत्म ही हो जाने वाला है। तो हमने पढ़े लिखे होने के नाते यही लगाया कि गेहूं धान के चक्कर से किसान को बाहर लाना है। शुरुआत हमने 2001 में स्वीट कॉर्न की खेती से की। उस टाइम पे स्वीट कॉर्न की खेती 4 रुपए किलो के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हमने। धान और गेहूं की खेती होती थी 10 या 12,000 रुपए की धान की खेती होती थी। स्वीट कॉर्न उस टाइम पे हमारी 15,000 रुपए की हुई थी। जैसे जैसे हमने स्वीट कॉर्न की खेती की, हमने एक ग्रुप बनाया। शुरू में 3-4 आदमी हम इकट्ठे होकर खेती स्टार्ट की। हर चीज की टेक्निकल जानकारी हमने स्वीट कॉर्न के बारे में प्राप्त की और हमने 2 साल के अंदर उसकी जो आय है वो 25,000 रुपए तक ले गई। इसी तरह से हमने फिर एक ग्रुप और बनाया मनोली ग्राम संपदा के नाम से, एक FIG बनाई हमने और उसमें हमने टेक्निकल खेती स्टार्ट करी सभी। उसके अंतर्गत हमने 2004 में स्वीट कॉर्न के बाद कैप्सिकम की खेती स्टार्ट की। उसके बाद फिर ब्रोकली लगाई, फिर सांस लगाई। हर 2 साल के बाद हमने डाइवर्ट किया किसानों को धान की खेती से सब्जी की तरफ। जी। 2008 के अंदर हमने ड्रिप इरिगेशन पे आए। 2008 में हमने पहली बार ड्रिप इरिगेशन पे काम किया। शुरू में हमने 10 एकड़ में ड्रिप इरिगेशन किया था। वहाँ पे हमने देखा कि जिस तरह से हम मॉडर्न खेती करते हैं, टेक्निकल खेती करते हैं, तो हमारी आय दोगुनी हो ही जाती है। हमने अपने ड्रिप इरिगेशन को इस तरह से सेटल किया कि हम 10 एकड़ में एक जगह से बैठकर फर्टिगेशन और इरिगेशन दोनों एक जगह से कर लेते हैं। उसके बाद 2011 में हमने प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन लाई।
प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के अंदर आज हमारा गांव में 40 एकड़ में प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन पॉली हाउस ग्रीन हाउस लगे हुए हैं, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे कलर कैप्सिकम, सीडलेस कुकम्बर, टमाटो और ब्रिंजल, सीडलेस ब्रिंजल, ये सब पैदा होते हैं। ओपन में भी हमने स्टैगी की खेती स्टार्ट की, बांस के ऊपर खेती करते हैं, वहाँ पे करेला, टमाटर, तोरी, ये सब हम वर्टिकल खेती में आए। जी, ये हमें जो मोटिवेशन मिला शुरू में, जैसे हमने स्वीट कॉर्न की खेती स्टार्ट की थी, तो 2013 में गवर्नमेंट की गीता बुक्कल जो राज्य मंत्री होती, शिक्षा मंत्री होती थी, उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया अच्छी खेती करने की उसमें। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की इतनी सहायता हर चीज में, सब्सिडीज, हर उसमें ट्रेनिंग हमें जगह जगह पे मिलती रहती है, और उन्होंने बहुत सारा हमारा साथ दिया। मनोली गांव को हॉर्टिकल्चर विलेज घोषित कर दिया। आज हमारे गांव के अंदर 30 एकड़ में नींबू, अमरूद और बेर, इनके पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बाग लगा हुआ है जी। फिर उसके बाद बनाना वेजिटेबल वाला बनाना, टिश्यू कल्चर का बनाना, ये हमारे गांव में हो रहा है। आज हमारे यहाँ पर 15 देशों के लोग है ना हमारी खेती को देखने आते हैं। बहुत प्रोटेक्टिव जी जी अरुण जी, जी बोलिए। प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के अंदर हम सबसे सक्सेसफुल फार्मर है। हमारा एक हब है जिसका नाम पूरे हरियाणा के अंदर है। मैं सबसे पहले स्वीट कॉर्न की खेती के बारे में बताऊंगा। स्वीट कॉर्न की खेती केवल 75 डेज में पैदा हो जाती है और मोटी फसल उगाती है। जब गवर्नमेंट का ये है ना कि 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, हमने 2008 के अंदर 250 एकड़ में अपने गाँव के अंदर ड्रिप इरिगेशन किया, और उसी समय से हम ड्रिप पे काम कर रहे हैं। और स्वीट कॉर्न में, जैसे स्वीट कॉर्न के बारे में जैसे बता रहा हूँ मैं, अगर ड्रिप पे करे 75 डेज की खेती है ये, और इसमें 60 से 70 क्विंटल हमारी फील्ड आती है। 12 रुपए 13 रुपए का रेट एवरेज इसका पड़ जाता है, तो 75 दिन के अंदर हमारी खेती पूरी हो जाती है, और हमें नेट है ना शुद्ध मुनाफा 50-60 हजार रुपए का शुद्ध मुनाफा हो जाता है 1 करोड़, और साल भर में हम 2 या 3 करोड़ अपने खेत में ले लेते हैं जी। इसी तरह से जब हम वर्टिकल खेती करी और एक हॉरिजॉन्टल खेती करते हैं, तो उसमें दुगना अंतर है। आप वर्टिकल खेती में जा रहे हो, वर्टिकल खेती में एक तो हमारी क्रॉप लंबे समय तक चलती है, दूसरा कम लागत में क्वालिटी की क्रॉप पैदा होती है, और हाई यील्ड होती है। कंटिन्यू आप मान लो आपने मार्च के अंदर स्टैगिंग की खेती की, तो आपकी दिसंबर तक वही खेत चलने वाला है जी। वरना अगर हॉरिजॉन्टल खेती हुई तो हमारे बरसात के अंदर पूरा डैमेज हो जाता है, आधी बीमारी आती है। इसी तरह से प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में जैसे सरकार कहती है कि भाई आय को दुगनी करना, मैं तो कहता हूँ कि अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग, टनल, पॉली हाउस, नेट हाउस अगर यूज करते हैं, तो आप 10 गुना इनकम कर सकते हैं। बिल्कुल 2 गुने से भी ज्यादा। अरुण कुमार जी, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि जिस 2 गुने की बात हम 2022-23 तक कर रहे हैं, उससे पहले हम सब कर सकते हैं। जो तरीके आप लोगों ने अपनाए उसका इस्तेमाल करके। हमारे साथ मेहताब सिंह कादयान भी है। मेहताब जी, बागवानी के क्षेत्र में आपने काम किया, आपने जो मुकाम हासिल किया उसकी यात्रा थोड़े शब्दों में हम चाहेंगे आप बताएं किसान भाइयों को, ताकि वो भी आप लोगों से प्रेरणा लें। और हमारा मकसद ये है कि किसान जागरूक होंगे तो फिर सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में उनको फायदा मिलेगा, और साथ साथ में जो अपनी आमदनी है उसको बढ़ाने में भी आसानी होगी। मेहताब जी। मेहताब सिंह, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? लगता है मेहताब जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। जयकरण जी, आपसे मैंने जैसे जाने से पहले बात हुई थी कि कितना खर्च उस पर आया, और उस खर्च के चलते आज आपने एक अच्छा खासा मुकाम बना लिया। जैसे अभी अरुण कुमार जी बता रहे थे कि हमने 2002-03 में सब शुरू किया, और आज पूरा गांव जो है इसी काम में लगा हुआ है और बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहा है। मैं सर वही कहना चाह रहा हूँ कि मैं बागवानी का तो नहीं, मैंने तो आलू में किया है सर। हमने तो यहाँ जी। हेलो जी, सुन पा रहा हूँ। प्रॉब्लम है। हेलो, मेहताब जी बोल रहे हैं? जी 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 मेहताब जी
बोलिए जी सर, बागवानी में तो हमने नहीं किया, हमें तो आलू में किया है काम। जी। आलू का बताइए कैसे किया आपने, हाँ, कितनी कमाई आलू हुई? का ऐसा है सर, कुछ जितना भी हमारा ये नए औजारों से, जैसे कि रोटावेटर है, प्लोइंग है, जिससे हमारा जल्दी खेत तैयार हो जाता है, और जो हमारा धान हो या जो भी फसल है उसका जितना भी वेस्ट है वो सारा खेत के अंदर ही हम खत्म कर देते हैं। ठीक हेलो, है। जी सर, सुन पा रहा हूँ। हाँ जी, तो वो सारा खेत में ही हम उसको सड़ा देते हैं उसके प्लोइंग से। तो उसके बाद हमारा जो खाद का काम हमारा बहुत अच्छा काम करता है वो सारा का सारा वेस्ट। और हमारे यहाँ पोटैटो का काफी काम होता है, और जो कंपनी जो आई हुई हैं जो कि हमारा तकरीबन रेट भी तय कर देती है पहले ही, तो उससे काफी हद तक ठीक रहा है काम, जी। क्योंकि वो फिर मंडी नहीं जाते, मंडी वहीं घूमकर खेत से ही आलू उठ जाता है, खेत से ही चला जाता है। और जो बड़ा कांटा है, ये जो धर्म कांटा जिसको बोलते हैं, वो उसी टोल को वो मान लेते हैं। थोड़ा बहुत उसमें डिटेक्ट होता है मिट्टी का या उसका कटिंग का, तो उससे काफी ठीक है। और हमारा यहाँ मंडी में आने से हमें कुछ नहीं मिलता था पहले, बिल्कुल भी। जी। मंडी में तो वो ना तो ये पता लगता था क्या रेट है, क्या वेट है, कुछ हिसाब किताब नहीं, कहीं 10 बोरे चले गए, कहीं 15 बोरे। यहाँ से हमारा ट्रक लोड हो जाए, ट्रॉली लोड हो जाए, सीधा जाता है और कंपनी में जाता है। ठीक है। जयकरण जी, बेहताब जी ने आलू के बारे में बताया। आपसे चाहेंगे थोड़े शब्दों में, क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, और इस तरह की चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे ताकि किसानों को जो है इसका लाभ मिल सके। तो आपने कितने खर्च में शुरू किया? बहुत ज़्यादा खर्च आया था कि थोड़े में शुरू हो गया और आज आपको आत्मनिर्भर किसान जो है कहा जाता है? जयकरण जी की आवाज उठा दें। कंपोस्ट का काम शुरू किया था जी। और मैं 3 साल से 4 साल से कि दूसरे जो बेरोजगार भाई हैं, जो किसान हैं, युवा हैं, उनको भी प्रशिक्षण दे रहा हूँ साथ ही साथ। चौधरी छोटूराम पॉलिटेक्निक के साथ मिलके, रोहतक के साथ मिलके। जी। तो इसमें मैंने लगभग 7 साल का समय मेरे को हो गया है। और जो हमारे अभी दूसरे अक्षय कुमार जी बता रहे थे, अरुण कुमार जी, तो इनका तो बहुत ज्यादा तजुर्बा हुआ है, बहुत लंबा समय हो गया है। मेरे को केवल 7 साल का समय हुआ है वर्मी कंपोस्ट के क्षेत्र में काम करते हुए। तो मैं अभी भी यही कोशिश करता हूं कि इसमें और अच्छा प्रदर्शन कर सकूं। इसके लिए 5,000-7,000 रुपए का खर्चा आता है अगर हम 1 एकड़ की ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो। जी। वो भी एक बार में खर्चा आएगा, दूसरी बार नहीं आता है। आपने एक यूनिट बनानी है, वो आपकी ईंटों की हो सकती है, प्लास्टिक का बैग हो सकता है, या फिर आप जमीन में भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही सस्ता सरल तरीका होता है इसका। आप जमीन खोद के, गड्ढा खोद के, लंबाई के अनुसार आयताकार, उसके अंदर आप एक मजबूत पॉलीथीन डाल दीजिए। उसके अंदर आप 25-30 दिन पुराना गोबर डाल दीजिए, फसल अवशेष डाल दीजिए, जो भी गलने वाली चीजें हैं, अपना किचन वेस्ट है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो आप उसमें डाल के 1-2 किलो के इसके अंदर आप छोड़ दीजिए, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी का ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें 60 से 70% नमी की आवश्यकता होती है। और धूप से बचाने की पूरी कोशिश करें इसके अंदर। तो आपका लगभग 3 महीने में ब्लैक गोल्ड हम बोलते हैं इसको, काला सोना, वो खाद बन के तैयार हो जाएगा। वो सभी पोषक तत्वों से युक्त होगा। हर फसल के लिए, जो भी जड़ वाली फसल है उसके लिए बहुत लाभदायक होता है, लाभकारी होता है। दूसरा, कोई भी फसल में आप इसको डालते हो तो इसका कोई साइड इफेक्ट ना तो इंसान पे होता, ना फसल पे होता, ना हमारी जमीन की सेहत पे इसका कोई दुष्प्रभाव पड़ता है। जी। साथ ही साथ हमारी जो जमीन है उसमें भी सुधार होता है इससे, जी। क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट हम अपने खेतों में डालते हैं उसको हम आमतौर पर किसान भाई थोड़े से एरिया में तैयार करते हैं और जल्दबाजी करते हैं कि हम उसको डाल दें। उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, जब अच्छी तरह से तैयार हो जाए तब आप उसको अपने खेत में डालिए। जी। फसल बिजाई से पहले जी। जब हम खेत की जुताई करते हैं, यानी कि लास्ट जुताई जो होती है, आखिरी जुताई, उसके दौरान आप इसको डालिए। क्योंकि हमारी जो वर्मी कंपोस्ट खाद होती है इसके अंदर केंचुए के ककून होते हैं, अंडे, जो खेत में जाके पनप जाते हैं, और ये फसल अवशेष को, घास फूस को, पेड़ पौधों के पत्तों को खा के
खाद में कन्वर्ट कर देते हैं, खाद में बदलते रहते हैं, जिससे हमारी जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो लगातार बढ़ती रहती है। दूसरा, जो केचुआ है वो जमीन के ऊपर आता है, नीचे जाता है, इससे हमारी जमीन में जल सोखने की क्षमता बढ़ती है, वायु संचार बढ़ता है। आज के किसान ने ज्यादा रासायनिकों का प्रयोग करके, केमिकल का प्रयोग करके जो खेत के मित्र जीव थे, हमारे किसान के मित्र जीव थे, उन सबको मार दिया है, जिसकी वजह से हमारी पूरे देश की जो मिट्टी है वो अब उपजाऊ होने की बजाय बंजर होने के कगार पर चली गई जी। इसको बताना पड़ेगा जी। बीमारियों का मुख्य कारण बिल्कुल जयकरण जी, आपने भी बहुत अहम जानकारी दी और वक्त का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। आप सभी लोगों ने बहुत अहम बताया है किसान भाइयों के लिए, और जो आपकी जानकारी है, हमें उम्मीद है कि उस जानकारी से जो हमारे किसान भाई हैं जो अभी जागरूक नहीं हैं उनको लाभ मिलेगा, और कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं ये दीन मोहम्मद जी ने बताया, अरुण कुमार जी ने बताया कि कैसे आप बेहतर तरीके से खेती करके धीरे धीरे करके अपनी खेती को बेहतर बना सकते हैं। जयकरण जी, आपने वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानकारी दी, और मेहताब जी ने ये बताया कि आलू को कैसे और ज्यादा बेहतर उपज लेकर के अपने लिए हम लाभप्रद बना सकते हैं। आगे भी आप लोगों से हम उम्मीद करेंगे आप लोग हमारे साथ जुड़े और किसानों को जो जानकारी सही पहुंचनी चाहिए वो पहुंच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज किसानों के लिए हम चर्चा कर रहे थे कि जो प्रगतिशील किसान हैं वो किस तरह से देश के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, वो आपने इस चर्चा में जाना, और इस चर्चा के माध्यम से ये बात स्पष्ट हो गई है कि सरकार चाहे जो टारगेट तय करे, 2022 करे, 2023 करे, किसानों की आय को दोगुना करने का, लेकिन अगर आप अपने हौसले के साथ, जागरूकता के साथ, जानकारी के साथ, और जो जागरूक किसान हैं और जो अधिकारी हैं खेती किसानी विभाग से जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेकर, उनसे मिलकर अपनी फसल को और ज्यादा जो है उपजा सकते हैं, पैदावार ज्यादा ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करके आप जो है अपने खेतों में पेस्टिसाइड को रोक सकते हैं, उनसे बेहतर फसल ले सकते। तमाम वो बातें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप देश के प्रगतिशील किसान बन सकते हैं और देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो आज के लिए चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।